चलो यार बच्चों, आ जाओ हम लोग स्टार्ट करें क्या सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम एडवांस अकाउंटिंग, राइट, जिसमें हम लोगों का AS10 ये चल रहा था। आप सभी को अगर याद आ रहा है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, ध्यान से सुनना। बोलो बेटा। मुन्ना, कौन कौन सी कॉस्ट लेना है, कौन कौन सी कॉस्ट नहीं लेना है, राइट। आज सो कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, सो ये सारी कॉस्ट पीपी के कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, बराबर है। और ये कॉस्ट हम लोग स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करेंगे, और इनके ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी देखी थी। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इससे रिलेटेड एक चीज पढ़ने के लिए बोली थी, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इंक्लूड्स डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी। डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड इसी टाइप की कोई और सिमिलर कॉस्ट है, बराबर है। इसी टाइप की कोई ऑब्लिगेशन अगर हमने इनकर किया, सिमिलर लाइबिलिटी वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया? काफी बार क्या होता है कि हम लोग नई असेट को पुरानी वाली एसेट की जगह इंस्टॉल करने के लिए जब लेकर के आते हैं तो पुरानी एसेट्स हम लोगों को रिमूव करनी होती है। और क्या होता है उस समय, नई एसेट जिससे हमने परचेस किया उस समय वो जो सेलर रहेगा वो कहता है कि नई एसेट की कॉस्ट प्लस जो भी पुरानी वाली एसेट की साइट है वो क्लियर करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे लाइबिलिटी वर्ड बोला है, राइट। सॉरी, अभी आ रहा है बेटा आवाज? सो सिमिलर लायबिलिटी का मतलब समझ में आया। सेलर ने बोला कि भैया वो साइट क्लियर करने के लिए जो कुछ भी कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। सेलर कौन? जिससे हम लोग नई एसेट खरीद रहे हैं। तो उसने बोला कि वो पुरानी वाली एसेट की जगह मैं नई एसेट इंस्टॉल करके दे दूंगा, बट उसके लिए जो भी डिसमेंटलिंग का कॉस्ट आएगा वो आपको देना पड़ेगा। दैट्स वाई ये सिमिलर लायबिलिटीज में बोला गया। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, डीकमीशनिंग थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज है, थोड़ा समझना बेटा। यहाँ पे रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी, ये सारी कॉस्ट उस पीपी की कॉस्ट के अंदर में ऐड हो जाएगी क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम ऑफ assets and restoring the site on which it is located referred to as decommissioning, restoration and similar liability। अब इसके लिए जो कुछ भी ऑब्लिगेशन आएगा, अब इस पैराग्राफ का मतलब समझना, ये पुरानी वाली साइट को रिस्टोर करने के लिए जो कुछ भी ऑब्लिगेशन आएगा नई एसेट रेडी फॉर यूज होने तक, वो सारे ऑब्लिगेशन ये सिमिलर लाइबिलिटी के अंदर में आ जाएंगे। नई एसेट रेडी फॉर यूज होने तक, नई एसेट का ट्रायल रन भी आ जाएगा उसके अंदर में। बट एक बार नई एसेट का ट्रायल रन खत्म हो गया और नई एसेट ने इन्वेंट्री प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो वो सारी चीजें इसके अंदर में नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, ऑब्लिगेशन फॉर विच एन एंटरप्राइज इनकर्स ईदर व्हेन आइटम इज अक्वायर्ड और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज्ड द आइटम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर द पर्पज अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री। अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री का मतलब होता है, अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री का मतलब होता है ट्रायल रन। नई एसेट हमने लेके आई, नई एसेट हमने पुराने वाली साइट पे इंस्टॉल कर दी, इंस्टॉल करने के बाद रेगुलर यूज उसका स्टार्ट हो गया। रेगुलर यूज स्टार्ट हो गया तो अब उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो वाला खर्चा यहां पे हम लोग पीपीई के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। बट रेगुलर यूज स्टार्ट नहीं हुआ
अभी तक रेगुलर इन्वेंट्री उस असेट से हमने प्रोड्यूस करना शुरू नहीं किया, रेगुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू नहीं किया। हाँ, ट्रायल रन इसके अंदर में आ जाएगा, बरोबर है ना। ट्रायल रन की कॉस्ट पीपीए के कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, बट ट्रायल रन सक्सेसफुल है उसके बाद की कॉस्ट नहीं आएगी। सो इन्वेंट्री प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। एक बार इन्वेंट्री प्रोड्यूस होना शुरू हो गया तो उसके बाद की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पीपीई के अंदर में नहीं आएगी। बस इतना इस पैराग्राफ का कहना था, राइट। बस ध्यान रखना, आपके काम का बस इतना ही है। डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी असेट की कॉस्ट के अंदर में ऐड हो जाएगी बेटा। देखो, इन्वेंट्री प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रायल रन है, ऐड कर दो। इन्वेंट्री प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गया है, ऐड मत करो, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। बस उसके बाद में डायरेक्टली आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। जितना उसके अंदर में काम का था वो एक बार का आपको मैंने बता दिया। बस इतना ध्यान रखना, साइट रिस्टोरेशन, डीकमीशनिंग, उसके अंदर में और सिमिलर लायबिलिटी के अंदर में कहाँ तक की कॉस्ट लेना है, ट्रायल रन तक की, और असेट्स रेडी फॉर यूज होने तक की। रेडी फॉर यूज हुई कि नहीं हुई कब पता चलेगा, एक बार ट्रायल रन हो गया, सक्सेसफुल ट्रायल रन हो गया तो यस, इंजीनियर बोल देंगे यस दिस असेट इज रेडी फॉर यूज, यस और नो। या फिर रेगुलर इन्वेंट्री प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, यस दिस एसेट इज रेडी फॉर यूज। रेगुलर इन्वेंट्री प्रोड्यूस होना शुरू नहीं हुआ, वहां तक की सारी कॉस्ट ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आई बेटा, पक्की बात। छोटा सा पॉइंट था, ध्यान रखना। ये तो हमने देखा असेट अक्वायर किया उसका क्या। अब हम लोग देख रहे हैं अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट है तो कैसे। ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट इज डिटरमाइंड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज एन अक्वायर्ड एसेट। क्या प्रिंसिपल था, एसेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस और कॉस्ट इनकर्ड टू गेट दैट एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, तो सारी कॉस्ट इसमें आ जाएगी। मैंने एक एसी डक्ट का एग्जांपल लिया था। हर बार हम लोग एसेट खरीदते नहीं है, कभी कभी एसेट कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं साइट पे। एसेट गुड्स प्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एसेट डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, यस और नो। कभी कभी एक फैक्ट्री के अंदर में एक छोटा सा यूनिट और डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो भी क्या हो जाएगी, एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्टेड के कैटेगरी में आ जाएगी, यस और नो। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते। इफ एन एंटरप्राइज मेक्स सिमिलर एसेट्स फॉर सेल इन द normal course of action, normal course of business, the cost of the asset is usually the same as the cost of constructing an asset for the sale। भाई साहब ध्यान से सुनना, कितनी प्यारी बात बोली इन्होंने। If an enterprise makes a similar asset for sale in the normal course of business, the cost of the asset is usually same as the cost of constructing an asset for the sale। Therefore, any internal profit are eliminated in arriving at such cost। अगर देखो बेटा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हम लोग AS10 के समुंदर में घूम रहे हैं, जहां पे मैं पीपीई की बात कर रहा हूं। अभी तक पीपीई अक्वायर्ड की बात चल रही थी, अब बात चल रही है पीपीई सेल्फ कंस्ट्रक्शन की। अब मैं इस बार पीपीई खुद से होके बना रहा हूं, खुद से होके बना रहा हूं, तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। सबसे पहले इन्होंने बोला, इफ एन एंटरप्राइज मेक अ सिमिलर असेट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, द कॉस्ट ऑफ द असेट इज यूजुअली द सेम एज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन असेट फॉर सेल। मान लो मैं कोई ऐसी असेट बना रहा हूं जो नॉर्मली मैं बना करके सेल करता हूं, तो उस समय उसकी कॉस्ट मैं कितनी रिकॉर्ड करूंगा, उस समय उसकी कॉस्ट में लूंगा AS2 के हिसाब से। सर क्यों, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर में सेल के लिए मैं बनाता हूं ना, फॉर सेल। फॉर सेल अगर कोई एसेट में बना रहा हूं तो उस एसेट को हम लोग इन्वेंट्री बोलते, माल बोलते, गुड्स बोलते, यस और नो। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी लेंगे, AS2 के हिसाब से, यस और नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डर है, ध्यान से सुनना बेटा, बरोबर है। ये बिल्डर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है फ्लैट का। ये फ्लैट सेल करने के लिए उसने एक सेल्स ऑफिस बनाया, सेल्स ऑफिस बनाया। तो ये सेल्स ऑफिस उसकी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट हो गई, बरोबर है। अब ये सेल्फ ऑफिस, जो सेल्स ऑफिस उसने बनाया, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट, इसका वैल्यूएशन कितना रहेगा, उतना ही जो अगर ये गुड्स बेचने के लिए
ये जो असेट है ना फ्लैट, ये उसके लिए क्या है, गुड्स। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए, इसको बनाने के लिए जैसे आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, बस वैसे ही कॉस्ट आपने इस असेट के लिए भी कैलकुलेट करना है, आसान भाषा में AS2 के हिसाब से, आसान भाषा में AS2 के हिसाब से। यस और नो? ये किसकी बात चल रही है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट, बट किस टाइप की असेट, सिमिलर असेट जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए डेवलप करते हो। यस और नो? ये बिल्डर के ऑफिस वाला एग्जांपल ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे मेरे लिए पीपी क्या है, ये पीपी है, सेल्स ऑफिस। ये बिल्डर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सेल करने के लिए उसने उसी बिल्डिंग के बाजू में एक सेल्स ऑफिस बनाया। ये सेल्स ऑफिस की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वैसे जैसे ये फ्लैट की कॉस्ट निकालेंगे। और ये फ्लैट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वैसे जैसे AS2 में दिया हुआ है। क्योंकि ये फ्लैट बिल्डर के लिए क्या है, सब इन्वेंट्री। क्योंकि ये सारे फ्लैट्स बिल्डर के लिए क्या है बेटा, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, AS2, बरोबर। बट हाँ, इसको सेल करते समय इसके अंदर में प्रॉफिट पोर्शन भी इंक्लूडेड होता है, बट इसके वैल्यूएशन के समय हम लोग प्रॉफिट पोर्शन को काउंट नहीं करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हमें कॉस्ट देखना है। यस और नो? प्रॉफिट उसके अंदर में कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद आगे और आ जाओ बेटा, प्लीज ध्यान देना सब लोग। आगे देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज इनकर्ड इन द सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग असेट इज नॉट इंक्लूडेड। कॉमन सेंस है ना भैया। मेरी जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट है, मान लो एक फैक्ट्री के अंदर में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एक फैक्ट्री में मैं एक और डिपार्टमेंट बना रहा हूँ। ये मेरी फैक्ट्री है, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक नया डिपार्टमेंट में बनाने जा रहा हूँ, ये है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। अब ये मैं खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ सेपरेट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए। ध्यान से सुनना, अब ये डिपार्टमेंट बनाते वक्त, ये डिपार्टमेंट बनाते वक्त एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी, तो उस एम्प्लॉय के घर वालों को मुझे 50 लाख रुपए का कंपेंसेशन देना पड़ा। तो ये जो कंपेंसेशन है, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, बरोबर है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर में जनरली आपको देखने नहीं मिलेगी, एबनॉर्मल है, अवॉइडेबल है, या नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो इस टाइप की कॉस्ट, ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग के कॉस्ट में ये कॉस्ट ऐड नहीं होगी। अगर ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाते वक्त कोई मटेरियल वेस्ट हो गया, लेबर वेस्ट हो रहे हैं, अदर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो ये जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये वेस्ट है, ये लेबर अदर रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे हैं, ये सारी कॉस्ट हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई क्या सभी को? उसके बाद ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, AS16 कहता है बोरोइंग कॉस्ट establishes criteria for the recognition of the interest as a component of carrying amount of self constructed assets। डिटेल में AS16 में आएगा। असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने अगर किसी बैंक से लोन लिया है, तो असेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक का जो ब्याज है, वो इंटरेस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। वन मोर टाइम, असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने किसी बैंक से लोन लिया, एसेट का कंस्ट्रक्शन मैंने स्टार्ट किया इस डेट पे, एंड हुआ इस डेट पे, यहाँ पे मैंने लिया था लोन, और ये लोन का इंटरेस्ट असेट कंप्लीट होने तक इंटरेस्ट 10 लाख रुपी है, असेट की बाकी कॉस्ट 70 लाख है, और ये बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट की कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, बोरोइंग कॉस्ट। तो बताओ ये बोरोइंग कॉस्ट भी असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी क्या? यस, 80 लाख। उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा, एज पर AS16। उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा, एज पर AS16। AS16 जब हम लोग देखेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमारा क्या चल रहा है, AS10। सो वन मोर टाइम, सिमिलर असेट बना रहे हैं जो हम लोग रेगुलर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर में सेल करते हैं, उसका वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से। एबनॉर्मल कॉस्ट अगर कोई लग रही है, कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट अगर है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट को रेडी फॉर यूज करने तक टोटल समय लग गया आपको समझाने के लिए 6 मंथ, तो 6 महीने का जो भी बोरोइंग कॉस्ट है, जो स्पेसिफिकली उस असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने लोन लिया था, जो स्पेसिफिकली उस असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने लोन लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट असेट को
कंप्लीट करने तक के पीरियड का, असेट को कंप्लीट करने तक के पीरियड का, असेट को रेडी फॉर यूज करने तक के पीरियड का जो भी लोन का इंटरेस्ट रहेगा वो बोरोइंग कॉस्ट कहलाया जाएगा। और उस बोरोइंग कॉस्ट को भी हमें क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है क्या सभी को? पक्की बात, सब लोग साथ में है क्या? उसके बाद बेरर प्लांट्स आर अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे एज अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम्स। यस, बेरर प्लांट, जैसे मान लो आम का झाड़ लगाया, आज से 5 साल लग जाएंगे उसको आम आते आते, तो 5 साल तक हमने भी उस झाड़ के लिए, उस बेरर प्लांट के लिए, उस ट्री के लिए कोई कॉस्ट इनकर किया होगा, है ना, तो वो भी सारी कॉस्ट ऐड कर देंगे, है ना। बेरर प्लांट्स आर अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे एज द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम्स ऑफ द पीपी बिफोर दे आर इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। देन समरी, अब तक जो देखा फटाफट से देख लो। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे रहेगा? एट कॉस्ट। अगर हमने परचेस किया तो परचेस प्राइस प्लस नॉन क्रेडिटेबल टैक्स। नॉन क्रेडिटेबल जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है, नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अगर कुछ मिला होगा, असेट मैंने खरीदा 10 लाख के, ट्रेड डिस्काउंट मिला 1 लाख, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, 9 लाख ही लेना है। उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम होगा तो माइनस करेंगे, एक्सपेंस होगा तो प्लस करेंगे, प्लस इनिशियल एस्टिमेट ऑफ रिस्टोरेशन, डीकमीशनिंग एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, ये सारी कॉस्ट ऐड कर देंगे परचेस किया तो, अक्वायर किया तो। और ये कौन सी है? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। ये कौन सी है बेटा? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। ध्यान से सुनना, मटेरियल, लेबर, फिक्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस और इनकम, प्लस इनिशियल एस्टिमेट एंड रिस्टोरेशन, प्लस बोरोइंग कॉस्ट। अगर क्वालिफाइंग असेट है तो क्वालिफाइंग असेट कहाँ देखेंगे? AS 16 में। बस अभी आपको इतनी हिंट दे देता हूँ, क्वालिफाइंग असेट यानी कौन सी असेट? ऐसी असेट जिसको रेडी फॉर यूज होने के लिए जनरली मोर देन 12 मंथ का समय लगता है ना, उस असेट को हम लोग क्वालिफाइंग असेट बोलते हैं। डिटेल में AS 16 में आएगा बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। AS 16 में देखेंगे। आ जाओ सर, इसके बाद AS 16 ही देखेंगे क्या? यस, AS 10 के बाद डायरेक्टली देखेंगे AS 16, तो तब के तब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद पीपी अक्वायर्ड, अभी हमने सबसे पहले देखा पीपी अगर अक्वायर किया तो क्या, परचेस किया तो क्या, फिर हमने देखा पीपी कंस्ट्रक्ट किया तो क्या। अब हम लोग देख रहे हैं पीपी हमने अक्वायर किया इन एक्सचेंज फॉर नॉन मॉनिटरी एसेट्स और एसेट्स or a combination of monetary and non-monetary assets. PP acquired in exchange of monetary or non-monetary assets. पहले तो अब इसका मीनिंग समझ लो, मॉनिटरी एसेट्स यानी क्या होता है और नॉन मॉनिटरी एसेट्स यानी क्या होता है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरी एसेट्स और नॉन मॉनिटरी एसेट्स। मॉनिटरी एसेट्स का मतलब ये होता है ऐसी एसेट जिसकी वजह से हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, ऐसी एसेट जिसके थ्रू मुझे कितना अमाउंट मिलने वाला है मैं एग्जैक्ट बोल सकता हूं, वो कौन सी है बेटा? अपनी मॉनिटरी एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर, मुझे सानिया से आपको समझाने के लिए 10,000 रुपये लेना है, तो सानिया इज माई मॉनिटरी एसेट डेटर, मुझे एग्जैक्ट पता है फ्यूचर में उससे कितना पैसा आएगा। वन मोर टाइम, मुझे एग्जैक्ट पता है फ्यूचर में उससे कितना पैसा आने वाला है, मॉनिटरी एसेट्स। लेकिन मेरे पास ये जो मेरा टीवी यूनिट है, ये सिस्टम है, ये कैमरा है ना, कंप्यूटर, टीवी, कैमरा, ये सेल करके एग्जैक्ट कितना पैसा आने वाला है ये मैं बोल नहीं सकता। पैसा आएगा, ये मैं टीवी बेचूंगा पैसा आएगा, ये कैमरा में सेल करूंगा तो पैसा आएगा। मेरे पास एक फ्लैट है, एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, एक लैंड है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, ये सारी एसेट्स को अगर मैं बेचूंगा तो भगवान के अलावा कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता बेच के कितना पैसा आएगा। जैसे मेरे पास में एक बिल्डिंग है 10 माले की बॉम्बे में, कोई बोलेगा वो बिल्डिंग से 100 करोड़ आएंगे बेचेंगे तो, कोई बोलेगा 105 करोड़ आएगा, कोई बोलेगा 99 करोड़ आएगा, कोई बोलेगा 150 करोड़ आएगा, यस और नो। तो सबकी अलग अलग अमाउंट आ रही।
एग्जैक्ट बेचने जाऊँ तो शायद कुछ अलग ही अमाउंट आ जाए, यस और नो। तो वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी मेरी एसेट है, लेकिन वो कैसी एसेट है, नॉन मॉनिटरी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नॉन मॉनिटरी का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते। नॉन मॉनिटरी का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोनों भी एसेट्स है, दोनों को भी मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं। बट डेटर, बिल रिसीवेबल, डेटर, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, प्रोमिसरी नोट, बरोबर है, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, प्रोमिसरी नोट्स, इनसे एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा फ्यूचर में वो मैं बता सकता हूँ, मॉनिटरी एसेट्स। और बाकी जो एसेट्स है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनको बेच के एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए इन सब टाइप की एसेट्स को मैं प्यार से क्या बोलता हूँ बेटा, मैं प्यार से इनको क्या बोलूँगा, नॉन मॉनिटरी एसेट्स, यस और नो। सो अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने पीपी एक्वायर किया, एक कंपनी है जिसने पीपी एक्वायर किया और बदले में उसने क्या दिया, एसेट्स। एसेट्स दो टाइप की हो सकती है, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी एसेट्स और नॉन मॉनिटरी एसेट्स, मॉनिटरी एसेट्स एंड नॉन मॉनिटरी एसेट्स। ये बात समझ में आई सभी को? अभी ध्यान से सुनना, सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा। सो कॉस्ट ऑफ सच आइटम, सच ऐसी पीपी जो मैं ले रहा हूं बदले में दूसरी कोई एसेट्स दे रहा हूं, ऐसी पीपीटी जो मैं ले रहा हूं और लेके बदले में कोई दूसरी एसेट्स दे रहा हूं, तो सच पीपी इज मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू अनलेस, जब तक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, और अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट्स रिसीव्ड नॉर द एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल। मान लो ये मैंने पीपी लिया और बदले में मैंने कोई दूसरी एसेट्स दिया, और वो जो मैंने बदले में दूसरी एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लो, ये पहले दूसरा वाला बताता हूँ फिर ऊपर वाला पहला वाला वापस बताऊंगा, है ना, पहले दूसरा वाला समझ लो। जैसे मान लो ये मैंने पीपी लिया और बदले में मैंने दे दिया लैंड। अब ना ही इसकी वैल्यू में मेजर कर सकता हूं और ना ही इसकी वैल्यू में मेजर कर सकता हूं, दोनों की वैल्यू में मेजर नहीं कर सकता, बरोबर है ना, दोनों की वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो इस केस में इस पीपी का वैल्यूएशन कैसे होगा, कोई तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलाएंगे, उसकी फेयर वैल्यू निकलवाएंगे, यस और नो, और उस वैल्यू पे वैल्यू कर लेंगे। वो यहाँ पे बोला है कि जो पीपी हम लोग ले रहे हैं उसका वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे करेंगे, कब, अगर ये दोनों भी एसेट्स का वैल्यूएशन आप नहीं कर पा रहे हो, ये दोनों भी एसेट्स का फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं है, जो असेट्स दिया उसका भी और जो असेट लिया उसका भी, दोनों का वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। नीदर ऑफ द असेट रिसीव्ड पीपी और एसेट गिवन अप, जो भी दूसरी एसेट दे रहे, मैंने एक पीपी लिया, प्लांट एंड मशीनरी लिया और बदले में लैंड दे दिया, दोनों का भी वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। नीदर ऑफ द असेट रिसीव्ड और गिवन अप, रिलायबली दोनों का भी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। तो उस समय उस पीपीई का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू के हिसाब से। उस समय पीपीई का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू के हिसाब से, बरोबर है, ध्यान से देखना बेटा। या फिर मैंने एसेट ले लिया, बदले में कोई दूसरी एसेट दे दिया और उसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ध्यान से सुनना जरा अच्छे से, ध्यान से सुनो बेटे सब लोग। मान लो, ध्यान देना, ये कोई तो एक कंपनी है, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है,
नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इस कंपनी को एक पीपीई मिली, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे, किससे मिला? अंबानी से। एक मशीन दे दी है इसने, और बदले में हमने अंबानी जी को क्या दिया? बस एक शंकर जी की एक छोटी सी मूर्ति, शंकर जी की एक छोटी सी मूर्ति दे दिया। बरोबर है कि चलो यार आपसे इतनी बड़ी असेट आई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया, बदले में हमने एक छोटी सी शंकर जी की मूर्ति दे दिया, गणेश जी की मूर्ति दे दिया, वोट ऑफ थैंक्स दे दिया, थैंक यू दे दिया, छोटा सा एक कोई तो सिक्का दे दिया गोल्ड का। बरोबर है। अब यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। कोई कमर्शियलाइजेशन दिख रहा है क्या इसके अंदर में? नो। तो इस समय इस पीपीई का वैल्यू, जो पीपीई आपको मिली है, जो इस कंपनी को ये पीपीई मिली है, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? फेयर वैल्यू पे। सो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस ये वाली केस है, तो हम लोग पीपीई का वैल्यू फेयर वैल्यू पे करेंगे, या फिर जो असेट दिया या जो असेट आई, दोनों को भी वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं करते आ रही है, तो भी हम लोग फेयर वैल्यू पे मेजर कर लेंगे, फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग करेंगे। सर मान लो जो असेट दिया, ये वाले केस में बता रहा हूं, जो असेट दिया उसकी वैल्यू रिलायबली मेजर करते आ रही है, कैन रिलायबली मेजर, तो बस जो इसकी वैल्यू रहेगी गिवन अप की, वो ही जो पीपीई मिला उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे आप दुकान पे जाते हो, एक लैपटॉप खरीदते हो और बदले में आप एक असेट देते हो, उस असेट का नाम है CASH कैश, और आपने कैश दे दिया 50,000। एक असेट ली लैपटॉप, बदले में दूसरी असेट दी कैश, दोनों में से किसका वैल्यू रिलायबली मेजर करते आ रहा है? CASH कैश। कैश आपने कितनी दी? 50,000 की। आप रिलायबली बोल सकते हो कि ये 50,000 ही है। लैपटॉप का वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, वो तो कंपनी वालों ने बोल दिया ये लैपटॉप 50,000 का है। अगर वो बोल देते हैं लैपटॉप 51,500 का है, तो समझ में आया ना, उसका वैल्यू समय समय पे चेंज होगा। लेकिन लैपटॉप और कैश दोनों में किसका वैल्यू रिलायबली मेजर कर सकते हैं? कैश का। तो जो कैश गिवन अप है उसका वैल्यू रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग जितना उसका वैल्यू आया 50,000, बरोबर है, 50,000 कैश दिया, तो इस पीपीई का जिसका नाम है लैपटॉप, इसका भी वैल्यू कितना दिखाएंगे? 50,000। या कभी कभी क्या होता है, हमने बदले में दी लैंड और लिया ये पीपीई, लैंड का वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो पीपीई हमें मिला रिसीव्ड, इसका वैल्यू रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू रहेगा, सेम वैल्यू लैंड भी उतने वैल्यू की हमने लैंड दी, ऐसा हम लोग समझ लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही? दोनों में से जिसका वैल्यू रिलायबली मेजर करते आएगा, उस वैल्यू पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सर अगर दोनों में से किसी का भी वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं करते आ रहा है, नीदर ऑफ द एसेट रिसीव्ड नॉर एसेट गिवन अप, तो उस समय हम लोग कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम ऑफ पीपी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब ये फेयर वैल्यू कौन बताएगा? किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलवाएंगे, उसे बोलेंगे कि भैया प्लीज तू ही वैल्यू करवा दे, क्योंकि जो असेट दिया उसका भी वैल्यू पता नहीं, जो मिला उसका भी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलवा के फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग कर लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? पक्की बात? डन? क्लियर? अब आपका सवाल, सर फेयर वैल्यू फिर भी क्या रहेगी? रजिस्टर्ड वैल्यू निकाल कर, रजिस्टर्ड वैल्यू और फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। फेयर वैल्यू ये वो एक्सचेंज रेट है जिस वैल्यू पे दो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे एट आर्म्स लेंथ प्राइस। बरोबर है, आगे के स्टैंडर्ड्स में आएगा। फेयर वैल्यू आपके जीवन में 8 से 10 बार और आने वाला है डिटेल में। अभी बस इतना आपने ध्यान रखना कि अगर ये दोनों भी चीजें हैं तो हम लोग असेट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? एट फेयर वैल्यू। नोट, देखो कुछ नोट यहाँ पे दिए, गाइडेंस नोट्स के साथ साथ में दिया है, समय समय पे ध्यान से सुनना बेटा। आ जाओ, वन बाय वन सारी नोट देखते, एग्जाम के अंदर में 3 क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है? तो सबने अच्छे से ध्यान देना है बेटा। सब लोग साथ में है क्या? आ जाओ, चल डन। हेलो, अंगूठा दिखा दो जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा। बढ़े क्या हम लोग आगे?
मान दो थोड़ी थ्योरी पार्ट है, अकाउंट्स के अंदर में थ्योरी किसी को एक्सपेक्ट नहीं रहती ज़्यादा, बट है थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वाले स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा बोरोइंग कॉस्ट में, डोंट वरी। देखो नोट क्या दिया है, ध्यान से सुनना बेटा। अक्वायर्ड आइटम इज मेजर्ड इन दिस मैनर इवन इफ एन एंटरप्राइज कैनॉट इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन अप। प्लीज ध्यान से सुनना, जब कभी भी हम लोग कोई एसेट अक्वायर करेंगे तो अपने अक्वायर्ड एसेट की वैल्यू इमीडिएटली आपकी बुक्स के अंदर में मेजर करके शो कर देना है, बरोबर है। भले उस समय आपकी जो असेट से जो असेट आपने दिया है वो असेट का वैल्यू तुरंत लिया आप बुक से रिमूव करो नहीं करो वो बात की बात है। जो असेट आप ले रहे हो वो असेट एक बार आपके पास आ गई तो सब्सटेंस और लीगल फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए उस असेट की वैल्यू इमीडिएटली आपके बुक्स के अंदर में आपने मेजर कर लेना है, सिंपल सा इसका ये कहना है। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट इज रिलायबली मेजरेबल इफ, कब रिलायबली मेजरेबल बोला जाएगा, ऊपर वर्डिंग यूज हुए थे ना, रिलायबली मेजरेबल नॉट मेजरेबल, तो कब बोलेंगे रिलायबली मेजरेबल है, इफ द वेरिएबिलिटी इन द रेंज ऑफ द रीजनेबल फेयर वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट। कब रिलायबली मेजरेबल रहेगी, जब हम लोग जो असेट अक्वायर कर रहे हैं या जो असेट दे रहे हैं उसकी वैल्यू रिलायबली मेजरेबल कब रहेगी, जब उसकी वैल्यूएशन में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेंगे। तब ऐसी एसेट जिसकी आज की वैल्यू 10,000 है, कल की वैल्यू 15,000, परसों 4,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 1,000, फिर 15,000, फिर 25,000, फिर 50,000, फिर 1,000, ऐसी एसेट जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है उसकी वैल्यू कैन नॉट बी मेजरेबल रिलायबली, उसकी वैल्यू हम लोग रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं जिसके वैल्यू में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, बरोबर। डन, यस बेटा, है ना, तांबे की बोतल भी है। ध्यान देना। सो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिलायबली मेजरेबल जब फ्लक्चुएशन सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरियस एस्टिमेट्स विद इन द रेंज कैन बी रीजनेबली असेस एंड यूज व्हेन मेजरिंग द फेयर वैल्यू। मींस हम लोग जो अंदाज लगा रहे हैं वो एक रीजनेबल रेंज के अंदर में आ रहा है। 4 वैल्यूअर से वैल्यू करवाया, चारों का जो अंदाज आ रहा है एक रीजनेबल रेंज के अंदर में आ रहा है, तो यस हम लोग बोल सकते हैं कि रिलायबली मेजरेबल है। उसके बाद डायरेक्टली आ जाओ आगे का पॉइंट पे, इफ द अक्वायर्ड आइटम आर नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू देयर कॉस्ट इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। जो असेट में ले रहा हूं उसकी वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, बरोबर है, तो जो असेट में दे रहा हूं उसकी जो कैरिंग अमाउंट है मेरे बुक्स में, बरोबर है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी लेके लैंड दे दिया तो लैंड की जो बुक्स में कैरिंग अमाउंट थी उस कैरिंग अमाउंट पे हम लोग दिखा देंगे। मान लो मैंने प्लांट एंड मशीनरी लेकर के बदले में एक ऑफिस दे दिया तो उस ऑफिस की जो कैरिंग अमाउंट थी उस कैरिंग अमाउंट पे हम लोग दिखा देंगे। क्या बोला बेटा, इफ द अक्वायर्ड आइटम्स इज नॉट मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू इट्स देयर कॉस्ट इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिवन अप। जो असेट ले रहा है उसकी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते तो जो असेट दे रहे हैं उसकी वैल्यू को मेजर करके उस वैल्यू पे दिखा दो, कैरिंग अमाउंट पे दिखा दो। An enterprise determines whether an exchange transaction has a commercial substance by considering the extent to which the future cash flow are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has a commercial substance if configuration of the cash flow of the asset received differs from configuration of the cash flow of the asset transferred। भैया बहुत काम की चीज बोली, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, अंबानी से प्लांट एंड मशीनरी मिला और बदले में हमने एक छोटी सी गणपति बप्पा की या शंकर जी की मूर्ति दे दी। अब यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये कैसे पहचाना हमने, क्योंकि हमने जो प्लांट एंड मशीनरी लिया उससे फ्यूचर में मुझे कैश का इनफ्लो होने वाला है, वो प्लांट एंड मशीनरी में यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करके बेचूंगा तो मुझे फ्यूचर में कैश इनफ्लो होने वाला है। लेकिन
जो असेट मैंने दिया, गणपति बप्पा की मूर्ति या शंकर भगवान की मूर्ति दी, उस मूर्ति से अंबानी को क्या फ्यूचर में कैश इनफ्लो होने वाला है? सो ये हम लोग कब बोलेंगे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है? जब कोई एक असेट मैंने लिया और दूसरी असेट दिया, जब दोनों असेट से फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तुम बताओ, अभी वाले एग्जांपल में मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिया, इससे फ्यूचर कैश फ्लो अच्छा होने वाला है, और मैंने बदले में शंकर जी की मूर्ति दिया, इससे फ्यूचर कैश फ्लो इतना अच्छा नहीं होगा। यस और नो? बरोबर है? यहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस अब्सेंस है ऐसा बोलेंगे। या फिर मैंने कोई तो एक असेट लिया और कोई तो दूसरी असेट दिया, दोनों असेट से फ्यूचर कैश फ्लो मोर और लेस इक्वली है, तो यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है। जब कभी भी असेट जो लिया और जो असेट दिया, इनके फ्यूचर कैश फ्लोज इनफ्लोज में काफी तफावत है, डिफरेंस है। मैंने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया और बदले में एक शंकर जी की मूर्ति दे दिया अंबानी को, बरोबर है? मैंने एक पार्टी से प्लांट एंड मशीनरी लिया, बदले में बस छोटी सी एक भगवान की मूर्ति दिया। अब जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिया उससे मैं माल तैयार करके बेचूंगा, तो मुझे फ्यूचर में कैश का इनफ्लो होगा। फ्यूचर कैश इनफ्लो काफी है उस असेट से। कौन सी असेट? जो मैंने लिया। और जो असेट मैंने दिया उससे फ्यूचर में कितने कैश इनफ्लो होने वाले हैं? कुछ भी नहीं। समझ में आया क्या बात? तो इसीलिए यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ऐसा बोला जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पे बोला है। उसके बाद एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन चेंजेस। जस्ट कुछ नहीं, इसको रीड करके छोड़ देना, इसको जस्ट रीड करके छोड़ देना, डायरेक्टली आ जाओ ये काम वाले पॉइंट के ऊपर में। एक्विजिशन ऑफ द असेट्स फॉर नॉन कैश और पार्टली कैश और पार्टली नॉन कैश कंसिडरेशन, यानी थोड़ा सा कैश में, थोड़ा सा अदर देन कैश में। ये बात समझ में आई? को ध्यान से सुनना। ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। नो कमर्शियल सब्सटेंस वाला पहले देख लो। ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस इफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो बिफोर एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन रिमेन्स सेम। अभी मैंने कोई असेट लिया, लेने के बाद में भी मेरे कैश फ्लो उतने ही है जितने मेरे पहले थे। मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी लिया, वो प्लांट एंड मशीनरी लेने के बाद में भी मेरे कैश फ्लो उतने ही है जितने पहले थे। तो बताओ ये प्लांट एंड मशीनरी लेके क्या फायदा? सो नो कमर्शियल सब्सटेंस। कुछ बात समझ में आ रही क्या? या फिर ये प्लांट एंड मशीनरी लेने के पहले मेरे जितने कैश फ्लो थे अब उससे कम हो गए, तो भी क्या फायदा? नो कमर्शियल सब्सटेंस। अदरवाइज कमर्शियल सब्सटेंस। इन सच अ केस एसेट एक्वायर्ड विल बी मेजर्ड एट द WDV ऑफ द एसेट गिवन अप। तो नो कमर्शियल सब्सटेंस है, तो उस समय जो मैंने एसेट दिया है, जो मैंने एसेट दिया है, ध्यान रखना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट काम का है। जब कभी भी एक्सचेंज ऑफ एसेट इस ट्रांजैक्शन में, ये काम की बात है, पूरे पिछले 10-15 मिनट का डिस्कशन एक सेंटेंस में खत्म कर रहा हूं। जब कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे एसेट का एक्सचेंज हो रहा है, उस केस में अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो उस समय जो असेट मैंने दिया है उस असेट की जो कैरिंग अमाउंट है, उस कैरिंग अमाउंट पे मैं उस असेट को रिकॉर्ड करूंगा जो मैंने लिया है। सो जो असेट मैंने लिया है, अक्वायर किया है, उस असेट की वैल्यू कितनी रहेगी? इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? जो असेट मैंने लिया है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? उतनी जितनी जो असेट मैंने दिया है। मान लो मैंने प्लांट 1 लेके प्लांट 2 दे दिया। प्लांट 2 मेरे बुक्स में कितने पे दिख रहा था जिस दिन मैंने दिया? 10 लाख पे। तो प्लांट 1 की भी वैल्यू 10 लाख ही दिखा दूंगा। लेकिन ये कब करना है? अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो। आगे, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो कॉस्ट ऑफ सच पीपी इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप अनलेस द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड इज नो मोर रिलायबल। ध्यान से सुनना। कमर्शियल सब्सटेंस है, ये असेट मैंने लिया और ये असेट मैंने दिया। ये असेट का जो असेट मैंने दिया गिवन, ध्यान से सुन बेटा, और ये असेट मुझे मिला रिसीव्ड। जो असेट मैंने दिया इसका फेयर वैल्यू
नॉट रिलायबल, बरोबर है। क्या बोला बेटा, कॉस्ट ऑफ सच पीपी इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप अनलेस द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज मोर रिलायबल। ध्यान से सुनना बेटा, अब ये सॉरी ये नॉट वर्ड हटा दो, ये फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन, इसका फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो जो असेट मुझे मिली इसका वैल्यू भी कितना रहेगा, इसके जितना। ध्यान से सुनना, मैंने एसेट 1 लिया और बदले में एसेट 2 दे दिया, जो असेट मैंने दिया उसका फेयर वैल्यू मोर रिलायबल है, मोर रिलायबल एज कंपेयर टू असेट रिसीव्ड, तो उस समय जो असेट मिला इसकी अकाउंटिंग में बुक्स में कैसे करूंगा, असेट 1 की एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, or if the information about the reliability is not available, following order of preference for recording the PPE can be followed. अगर रिलायबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मेजर एट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप, सबसे पहले ये करेंगे जो असेट दिया उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेकेंड चांस किसको देना है, मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड इफ फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप इज नॉट अवेलेबल। सो जब कभी भी आप पीपीई ले रहे हो, बदले में कोई दूसरी असेट दे रहे हो, तो जो पीपीई आपने लिया इसकी वैल्यू आप कितनी दिखाओगे, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप, पहला चांस। दूसरा, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप, ये इसकी फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप इफ नॉट रिलायबल, आप मेजर नहीं कर सकते हो, रिलायबली भरोसा करने लायक नहीं है, रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हो, तो आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे आने वाले पीपीई को, आने वाले पीपीई के फेयर वैल्यू पे। मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड, आने वाले पीपीई के फेयर वैल्यू पे, यस और नो, आने वाले पीपीई के फेयर वैल्यू पे। पहला चांस किसको देना है, जो असेट दिया उसकी फेयर वैल्यू, जो असेट दिया उसकी फेयर वैल्यू नॉट रिलायबल, तो जो असेट लिया उसकी फेयर वैल्यू, जो असेट लिया उसकी फेयर वैल्यू। और अगर ये भी नहीं हुआ तो WDV ऑफ द असेट गिवन अप ओनली इफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर नॉट अवेलेबल, जो कि बहुत जिसकी रिमोट पॉसिबिलिटी है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 अवेलेबल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रिमोट है। अगर फिर भी ऐसा हुआ, समझ लो कि कोविड फिर से आ गया, पहले दोनों भी पॉइंट नहीं मैच हो रहे, जो असेट दिया उसका भी फेयर वैल्यू नहीं है, जो असेट लिया उसका भी फेयर वैल्यू नहीं है, तो तीसरा, जो असेट आपने दिया देते समय उसका बुक में जो WDV था, उस WDV पे आप आने वाली असेट को रिकॉर्ड करोगे, उस WDV पे आप आने वाली असेट को रिकॉर्ड करोगे। पिछले आधे घंटे का डिस्कशन इस चार्ट में खत्म किया है, इस पे केस स्टडीज आ सकती है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, छींक आ रही थी, रुक गई, ये समझ में आया क्या, सॉरी। एक बार मैं वापस बताता हूं, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना बेटा, लिखो, आपको आदत है ना मेरे लिखे हुए नोट्स की देखने की, मैं वैसे ही समझाता हूं जिस चीज की आपको आदत है। आ जाओ बेटा, देखो इफ PP acquired in exchange of an asset, दो बातें हो सकती हैं, लैक ऑफ
commercial substance, there is a commercial substance. There is a commercial substance. Lack of commercial substance और there is a commercial substance. ध्यान से सुनना, या तो कमर्शियल सब्सटेंस रहेगा या तो नहीं रहेगा। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या, और कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या, बराबर है। ध्यान से, सेम चार्ट आप लोगों को बता रहा हूं, आसान भाषा में लिख करके दे रहा हूं। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो इस समय क्या है, ट्रांजैक्शन, इफ ट्रांजैक्शन लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, बराबर है। तो इन सच केस assets acquired will be measured at WDV of the asset given up. बहुत सिंपल है। PP acquired is measured at WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो आपके बुक में कैरिंग अमाउंट है ना, देने वाले के बुक में, WDV ऑफ एसेट्स गिवन अप। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो उस समय वैल्यूएशन कैसे होगा, फेयर, पहला चांस, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप fair value of asset received or acquired, और तीसरा WDV of asset given up। तीसरे के चांसेस बहुत कम है, बराबर है। कमर्शियल सब्सटेंस है तो जो असेट अक्वायर कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, इसके वैल्यूएशन की बात चल रही है। लिख लो बेटा, लिखो फटाफट से। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो जो असेट आपने दिया उसकी जो आपके बुक में WDV है, उस WDV पे आप रिकॉर्ड करोगे जो PP आपने एक्वायर्ड किया उसको। और कमर्शियल सब्सटेंस है तो पहला चांस किसको देना है, आप जो असेट आपने एक्वायर किया इसको आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, जो असेट आपने एक्वायर किया इसको आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, इसको आप रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप के। जो असेट आपने दिया उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो फेयर वैल्यू पे आप इस असेट को रिकॉर्ड करोगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जो असेट आपने एक्वायर किया इस पीपी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, पहला वाला पॉसिबल नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, जो मिला इसकी फेयर वैल्यू पे। और ये भी पॉसिबल नहीं है तो जो असेट दिया उसकी बुक में जो WDV है उस WDV पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। यस और नो, क्लियर, पक्की बात। चले आगे, चलो अब देखते हैं आपको ये समझ में आया कि नहीं। आ जाओ, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्लीज ध्यान देना। आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, जवाब देना है सभी ने, है ना, क्विज टाइम। प्लीज ध्यान देना, सब पढ़ो बेटा। एंटिटी ए, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड, प्लीज ध्यान दो बेटा। एंटिटी ए
एक्सचेंज लैंड, दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। एंटिटी ए एक्सचेंज अ लैंड विद बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख। जैसे ही मैंने देखा एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड, मुझे समझ में आया ये असेट पीपीई को एक्सचेंज करने वाला क्वेश्चन है। पीपीए का अक्वायर किया, बदले में कोई तो दूसरा असेट दिया है। एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड with the book value of 10 lakh for a cash of 20 lakh and plant and machinery valued at 25 lakh। भाई साहब, एंटिटी ए ने एक्सचेंजेस अ लैंड जिसकी बुक वैल्यू 10 लाख थी और बदले में कैश लिया और बदले में प्लांट एंड मशीनरी भी लिया। लैंड दिया और बदले में कैश भी लिया और बदले में प्लांट एंड मशीनरी भी लिया। बोलो कमर्शियल सब्सटेंस है कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है? देख करके क्या लग रहा है? What will be the measurement of cost of the asset received? Obviously जो cost of the asset received है, कैश मिला और प्लांट एंड मशीनरी मिला। तुम बताओ बेटा इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है? सोच समझ के जवाब देना है, और अगर है तो वैल्यूएशन कैसे होगा? You have to measure the value of the asset acquired. You have to measure the value of the asset acquired. बोलो मुन्ना। अरे बाबा ये वाला चार्ट अप्लाई करना है, बरोबर है? क्वेश्चन में वैसे इन्होंने बोल दिया है कि अज्यूम कर लो कि इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। जैसे ही बोल दिया कमर्शियल सब्सटेंस है तो मैं क्या करूँगा, ये वाले तरीके से वैल्यू करूँगा। फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। हे क्वेश्चन बता, जो लैंड मैंने दिया उसकी फेयर वैल्यू पता है क्या? हे क्वेश्चन बता, जो लैंड मैंने दिया उसकी फेयर वैल्यू मुझे पता है क्या? फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप ढूंढो क्वेश्चन में। नहीं दिया है, लैंड की बुक वैल्यू दिया है, फेयर वैल्यू नहीं दिया, लैंड की बुक वैल्यू दिया है। ए बाबा रुको रे, कुछ भी मत लिखो, पहले तो ये चीज समझ लो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। कमर्शियल सब्सटेंस है मतलब ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। अब कमर्शियल सब्सटेंस है तो फर्स्ट कैसे वैल्यू करना है? जो पीपीई मिला उसका वैल्यूएशन चल रहा है, कैसे वैल्यू करना है? फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। क्या दिया यहाँ पे? लैंड। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया? लैंड। लैंड की फेयर वैल्यू पता है क्या आपको? लैंड की फेयर वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं मालूम। कहां लिखा है क्वेश्चन में? एंटिटी एक्सचेंज लैंड विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख। ये बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू नहीं है। जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन में अपना कमर्शियल सब्सटेंस है, पीपी एक्सचेंज किया बदले में कोई एसेट के, तो उस समय जो पीपी अक्वायर किया उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप इस क्वेश्चन में नहीं दिया है मेरे बच्चे। ये फेयर वैल्यू नहीं है। जो एसेट दिया, गिवन अप दिया, लैंड दिया, ये लैंड की फेयर वैल्यू है क्या कि बुक वैल्यू है? बुक वैल्यू है वो, फेयर वैल्यू नहीं है। सो जो असेट दिया उसकी फेयर वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा चांस, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड। चेक करो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड है क्या? ये लैंड दे दिया फॉर कैश, यस कैश मिला 20 लाख, और कैश 20 लाख जो मिला ना, कैश हर बार फेयर वैल्यू पे होता है, क्योंकि मेरे पास अगर 100 रुपए की नोट है तो उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपए ही है। कहीं पे भी जाऊँ उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी, किसी को भी दूँ उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। तो चलो जो असेट मिला उसकी फेयर वैल्यू मुझे पता है, कैश। और आगे बोला है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड,
प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड, बुक वैल्यू नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन किया, कितना मिला 25 लाख, ये भी फेयर वैल्यू है। सो ये भी फेयर वैल्यू है, ये भी फेयर वैल्यू है। सो जो असेट मुझे मिला उसका फेयर वैल्यू मुझे पता है, तो इस तरीके से वैल्यू करेंगे। पहला वाला तो दिया ही नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो 20 लाख प्लस 25 लाख टोटल कितना हो जाएगा, 45 लाख पे हम लोग जो असेट आई है ना उसका वैल्यूएशन करेंगे। बोलो कौन कौन सी असेट आई है बेटा यहाँ पे, क्या क्या आया, लैंड दिया और ये दो असेट आई, कैश और प्लांट एंड मशीनरी। सो कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी आया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख, और बदले में क्या दे दिया, लैंड दे दिया। लैंड कितने की दिया, 10 लाख की, मेरे बुक में तो लैंड 10 लाख की थी, और ऊपर का मेरा फायदा हो गया टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कितने का फायदा हुआ 35 लाख का। तो ऐसे हम लोग एंट्री करेंगे। देखो जो असेट मैंने अक्वायर किया इसका वैल्यूएशन कैसे किया, फेयर वैल्यू। क्लियर है, अरे यस और नो। देखो इन द गिवन केस, ध्यान से सुनना, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 25 लाख which is assumed to be fair value in the absence of information. Further, since fair value of the land is not given in the question, देखो थ्योरी पढ़ते समय कितना दिमाग का दही हुआ था, अप्लाई करते समय कितनी आसानी से अप्लाई हो गई। लैंड का फेयर वैल्यू नहीं दिया है, लैंड का फेयर वैल्यू नहीं दिया है। सो ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट अक्वायर्ड ऑफ ₹45 लाख, 25 लाख का प्लांट और 20 लाख कैश, टोटल हो गया 45 लाख। सिंस लैंड ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख इज ट्रांसफर्ड इन एक्सचेंज ऑफ द असेट 45, गेन कितने का हुआ, रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ एंटिटी है। ये ऐसे हम लोग एंट्री कर लेंगे। कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड चले गए 10 लाख की, बैलेंसिंग फिगर रहेगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो बेटा, जल्दी जल्दी से। 7 स्क्रीन पे बेटा आपके, करो तो सॉल्व। देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। एंटिटी एक्सचेंजेस कार विद द बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख, जो कार कंपनी दे रही है उसकी बुक वैल्यू कितनी है 13 लाख, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ ₹13,25,000 फॉर अ कैश ऑफ 15,000। भाई साहब ऐसी कार जिसकी फेयर वैल्यू 13,25,000 है, जिसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू अगर कुछ बोला नहीं है तो फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू अज्यूम कर लेना, यानी मार्केट में वो कार बेचने जाए तो कितने मिलते हैं 13,25,000। हाँ वो कार की बुक वैल्यू कितनी थी 13 लाख, उस कार की बुक वैल्यू 13 लाख थी। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डिप्रिसिएशन माइनस कर करके जो बुक वैल्यू, जो डब्ल्यूडीवी बचा था, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो कितना था 13 लाख, लेकिन उस कार का फेयर वैल्यू था 13,25,000, और इतनी महंगी कार मैंने मात्र 15,000 रुपए में दे दी। एंड कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000। ओके ध्यान से सुनना बेटा, कार एक्स विद द बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख, जिसकी फेयर वैल्यू फॉर कैश 13,25,000 थी, फॉर अ कैश ऑफ 15,000, एंड कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000। ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एज द कंपनीज कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज as a result of exchange. It is in the same position as it was before the transaction. What will be the, बोलो बेटा, measurement of the assets? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब कभी भी there is a lack of commercial substance, lack of commercial substance कब रहेगा बेटा, ध्यान से सुनना। पहले जो मेरा कैश फ्लो था, असेट आने या जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा,
अभी भी मेरे कैश फ्लो उतने ही है। देखो, और वैसे भी इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, और कंपनी के जो कैश फ्लो है वो रिमेन्स सेम, नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज मीन्स रिमेन सेम। तो यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो वैल्यूएशन कैसे होगा? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस तो वैल्यूएशन कैसे होगा? इज मेजर्ड एट द WDV ऑफ द एसेट गिवन अप, is measured at the value of the asset, WDV of the asset, WDV of the asset given up। बोलो, जो असेट दिया उसका WDV कितना है बेटा? देखो ए मुन्ना ध्यान देना, मैंने ये कार एक्स दे दिया जिसका WDV कितना था बेटा? WDV 13 लाख बुक वैल्यू, और बदले में क्या मिला? कैश मिला 15,000 का, और कार वाई मिली, एंड कार वाई जिसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 13,10,000। बरोबर है। अब यहाँ पे नो कमर्शियल सब्सटेंस है, देयरफॉर वैल्यूएशन कैसे होगा? जो असेट अक्वायर किया उसके वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? WDV ऑफ द असेट गिवन अप। जो असेट अक्वायर किया उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? WDV ऑफ द असेट गिवन अप। जो असेट अक्वायर किया उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? WDV ऑफ द असेट गिवन अप। यस और नो? सो देखो, कैश आई 15,000, बरोबर है क्या? और असेट कौन सी दिया मैंने? कार एक्स, जिसकी मेरी बुक वैल्यू कितनी थी? 13 लाख। बुक वैल्यू कितनी थी? 13 लाख। अब मैंने दो असेट लिया ना, कैश और कार, ये दोनों का वैल्यू कितना रहना चाहिए? 13 लाख। मैंने क्या लिया? कैश और कार वाई। ये असेट अक्वायर्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए? वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप, WDV ऑफ द असेट गिवन अप। ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए? WDV ऑफ द असेट गिवन अप। ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए? WDV ऑफ द असेट गिवन अप। ये दोनों का वैल्यू जो अक्वायर्ड किया कितना होना चाहिए? WDV ऑफ द असेट गिवन अप, यानी 13 लाख। अब तुम बताओ, ये दोनों का वैल्यू 13 लाख करना है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कितना आएगा? 12,85,000। तभी तो दोनों का वैल्यू 13 लाख होगा ना? यस और नो? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, क्लियर? अरे यस और नो बच्चों? सब लोग साथ में है क्या? डन? ऑल सेट? चले आगे। इजी पीजी। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन स्पेशल केसेस, ये अभी नहीं देखना, ये बाद में देखेंगे। पेंडिंग लिख रहा हूँ, जो जो चीज़ें पेंडिंग लिख रहा हूँ ना बेटा, आप लोग भी पेंडिंग मार्क करके रखना, वो मैं बाद में लेने वाला हूँ, ठीक है? कुछ वजह है उसके पीछे। चले आगे बढ़े। ये लिख लिया कि बेटा सभी ने? नो कमर्शियल सब्सटेंस, दैट्स वाई। हेलो बच्चों, कुछ बोलो। एक बच्ची का अंगूठा आया डन, एक का आया हाँ सर, एक स्माइली भेज दो यार। क्या है, थेरी बोर हो रही क्या? वापस रिवाइज करना है, कोई चीज़ें फिर से बतानी है, प्लीज़ बताओ। लिख लो, लिखो लिखो, लिख लो। अच्छा, ये स्टैंडर्ड आपको 8 से 12 नंबर देने वाला है बेटा। ये स्टैंडर्ड बहुत काम का है। ये इंड AS 16 की तरह है, बरोबर है ना?
इसमें जो कंटेंट है वो पूरा इंड एएस का कंटेंट है मेरे बच्चे, इसके बगैर आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसीलिए सबसे पहले ले लिया। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, वो हम लोग पहले कर लेंगे। समझ में आया क्या? ताकि एग्जाम के समय अपने ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। बरोबर, आ जाओ नाउ, अब ध्यान से सुनना। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ध्यान से सुनो। सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब क्या? ध्यान से सुनना। सब्सिक्वेंट टू, लिखो, सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन ऑफ एसेट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट मीन्स सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन ऑफ एसेट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब होता है सबसिक्वेंट टू, यानी एक्विजिशन के बाद, या फिर सब्सिक्वेंट टू रेडी फॉर यूज, ज्यादा प्रॉपर रहेगा इसके लिए। सब्सिक्वेंट टू रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर यूज के बाद। देखो, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग। सर और कौन सी कॉस्ट हो सकती है? डे टू डे सर्विसिंग है, रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट, वॉर्न आउट पार्ट, कोई पार्ट खराब हो गया तो एसेट का वराइलिंग करवा रहे हैं, एसेट का कोई पार्ट रिप्लेस करवा रहे हैं, एसेट को सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करा रहे हैं, है ना, रिपेयरिंग करवा रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग आर प्राइमरीली द कॉस्ट ऑफ द लेबर एंड कंज्यूमेबल्स एंड मे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्मॉल पार्ट्स, है ना। इसके अंदर में डे टू डे सर्विसिंग के अंदर में लेबर आ सकता है, कंज्यूमेबल आ सकते हैं, कुछ छोटे मोटे पार्ट भी आ सकते हैं। सर्विसिंग करते समय कोई छोटा मोटा पार्ट खराब हो गया तो रिप्लेस कर दो। द पर्पज ऑफ सच एक्सपेंडिचर ऑफन डिस्क्राइब एज फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मेरे तो सारे फाउंडेशन के बच्चे को इसका ट्रीटमेंट मालूम है। डे टू डे सर्विसिंग है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, याद आया क्या? कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। सो डज नॉट रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, पीपीई में नहीं आएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, पी एंड एल में चला जाएगा। रादर कहाँ जाएगा बेटा? दिस कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, रेवेन्यू एक्सपेंस है। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत शौक लगेगा क्योंकि बचपन में थोड़ा सा अलग है। लिखना बाकी है, लिखना बाकी, लिख लो, लिखो बेटा, लिखो फटाफट से। लिखा बेटा? डन? यस, आज नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ पीपी, पीपी फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, पीपी। अब आपकी ज़बान से ना, जब कभी भी आप बात करोगे तो आपकी ज़बान से फिक्स एसेट निकलेगा नहीं, निकलेगा, पीपी निकलेगा। जब भी आप किसी 11th 12th या फाउंडेशन के बच्चों से बात करोगे तो वो सब लोग बोलेंगे फिक्स एसेट, है ना। आप लोग बोलोगे पीपी पीपी। 11th 12th का बच्चा फिक्स एसेट, आप बोलोगे पीपी, यस और नो। टेंजिबल फिक्स एसेट बेसिकली पीपी, बराबर। सो ध्यान से सुनना। पार्ट ऑफ सम आइटम्स ऑफ द पीपी मे रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा।
कुछ ऐसे पार्ट रहते हैं जिन्हें हमें रेगुलर सम आइटम्स जिन्हें हमें रेगुलर इंटरवल पे क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है, जिन्हें हमें क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल, फर्नेस में रिक्वायर रीलाइनिंग आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ यूज। फर्नेस क्या रहता है, आपने वो फैक्ट्री या भट्टी देखी है जिसमें सीमेंट की अपनी लाल ईंटें बनती है। लाल ईंटें जिस भट्टी में बनती है या फिर लोहा पिघलाते हैं, भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ में एक बीएसपी है भिलाई स्टील प्लांट, जहाँ पे बहुत बड़ी फर्नेस है। वो फर्नेस के अंदर में क्या करते हैं, लोहा पिघलाते हैं पूरा, बरोबर है क्या। अंदर में हीट बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये जो इनर लाइनिंग रहती है ना, इनर लाइनिंग ऑफ द फर्नेस, ये फर्नेस है बहुत बड़ी, ये फर्नेस बहुत बड़ी होती है, 2-2 3-3 मंजिला इमारत की उतनी बड़ी फर्नेस होती है, 3 फ्लोर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी बड़ी रहती है ना, उतनी बड़ी फर्नेस है। तो ये फर्नेस की इनर लाइनिंग जो है ना, ये इनर लाइनिंग खराब हो जाती है। क्यों? अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इस कारण से इनर लाइनिंग हमें बार बार रिप्लेस करनी पड़ती है, रिलाइन करनी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है रेगुलर इंटरवल पे। एयरक्राफ्ट का जो इंटीरियर रहता है सच एज सीट्स, गैलीज में रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एयरफ्रेम। उसके बाद मेजर पार्ट्स ऑफ द कन्वेयर सिस्टम सच एज कन्वेयर बेल्ट, फैक्ट्री के अंदर में सामान एक जगह से दूसरी जगह, वो चमड़े का जो बेल्ट रहता है, वो बेल्ट पे सामान रख दिया तो वो बेल्ट इधर उधर जाते रहता है, सामान भी इधर उधर चला जाता है, तो कन्वेयर बेल्ट। ये आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, वो कन्वेयर बेल्ट लगे रहते हैं जिसपे आपका लगेज आता है। जब आप फ्लाइट से उतर के आते हो तो बोलते हैं कि आपका सामान बेल्ट नंबर 3 पे आएगा, आपका सामान बेल्ट नंबर 2 पे आएगा, तो कन्वेयर बेल्ट। वायर रोप्स may require replacement several times during the life of the conveyor system। वो कन्वेयर सिस्टम 8-10 साल चल जाएगा, बट हो सकता है कि उसके बेल्ट हर 2-2 साल में बदलने पड़ जाए। तो ऐसे जो पार्ट है जिसका रिप्लेसमेंट रेगुलर इंटरवल के बाद करना है, या फिर रिप्लेसिंग द इंटीरियर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग और टू मेक अ नॉन रिकरिंग रिप्लेसमेंट, या फिर ऐसे कुछ हमने नए पार्ट लगा दिए जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट बार बार करने की जरूरत ना पड़े, तो इन सब की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना बेटा। An enterprise recognize in the carrying amount of an item of PPE the cost of replacing the part of such item when that cost is incurred if the recognition criteria are met। अगर ऐसी कोई कॉस्ट आपने इनकर किया जो अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था रे मेरे बच्चे, एक तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, और दूसरा उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर करते आनी चाहिए। एफईबी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर करते आनी चाहिए। अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो यस, you can recognize such replacement cost in the value of that PPE, means you can capitalize the cost, you can capitalize the replacement cost in the value of that asset। आप asset की वैल्यू बढ़ा सकते हो। asset 10 लाख की थी, पार्ट रिप्लेस करने में लग गया 1 लाख 11, रिप्लेस किया 2 लाख 13, yes or no। so carrying amount of those parts are replaced is de-recognized in accordance with the de-recognition provision। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप कोई पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, 10 लाख की एसेट थी, उसका एक पार्ट आप निकाल के नया पार्ट लगा रहे हो, तो जो पार्ट आप निकाल रहे हो उसकी कैरिंग अमाउंट जो बुक में दिख रही है उसकी कैरिंग अमाउंट आप माइनस करोगे, और उसके बाद जो नया पार्ट लगा रहे हो उसकी अमाउंट आप ऐड करोगे। सो आपने माइनस भी करना है, जो पार्ट आप निकाल रहे हो उसकी वैल्यू माइनस करना है, नए पार्ट की वैल्यू ऐड करना है। सो आसान भाषा में पार्ट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की वो 2 कंडीशन फुलफिल होती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड जो भी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है यू कैन मेजर रिलायबली, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो यस यू कैन कैपिटलाइज, बट सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, जो पार्ट आप निकाल रहे हो उस पार्ट की वैल्यू आपको क्या करना है, लेस करना है। यस और नो। उसके बाद रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे रहेगी, ध्यान से सुनना सब लोग, प्लीज साथ में रहना बेटा। डन, ऑल सेट। चल बेटा,
डन। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन है, मेजर इंस्पेक्शन छोटा मोटा नहीं है बच्चों, मेजर इंस्पेक्शन। इन सर्टन केसेस कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूइंग to operate an item of the property, plant and equipment, for example aircraft, may be performing regular major inspection for the fault regardless of whether the part of the atom are replaced. भले ही वो प्लेन खराब हो चाहे ना हो, रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन तो होकर ही रहेगा। When each such major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of an item if the recognition criteria is fulfilled. बहुत बड़ी बात है बच्चों, ये कॉस्ट कैपिटलाइज करने दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये कॉस्ट कैपिटलाइज करने नहीं देते तो सोचो एयरक्राफ्ट कंपनी रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं करवाती, क्योंकि वो तो एक्सपेंस आउट करते, उनके एयरक्राफ्ट की वैल्यू दिन ब दिन कम हो जाती। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन की वजह से एयरक्राफ्ट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। कुछ बात समझ में आए? अच्छा, भले पार्ट रिप्लेस करना हो ना हो, रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन तो होते रहेगा, लेकिन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। गावरान भाषा में एक चीज़ बताओ, क्या आप कभी भी असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कब करोगे? जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होगा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, देयर मस्ट बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड जो भी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो कॉस्ट कैन रिलायबली मेजर्ड। Any remaining carrying amount of the cost of the previous inspection as distinct from physical part is de-recognized. आप जब अगला इंस्पेक्शन कर रहे हो तो पिछले इंस्पेक्शन की जो भी कॉस्ट जो बची हुई है, क्योंकि जब आप इंस्पेक्शन की कॉस्ट असेट की वैल्यू में ऐड कर रहे हो तो हर साल दर साल वो डिप्रिसिएट भी तो होगी ना। जब आप अगला इंस्पेक्शन करोगे तो पिछले इंस्पेक्शन की जो भी बची हुई अमाउंट है डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद असेट की कॉस्ट से, अगर आप उसे सेपरेटली मेजर कर सकते हो तो आपको वो पिछले इंस्पेक्शन की कॉस्ट को डी रिकॉग्नाइज करना होगा और नए इंस्पेक्शन की कॉस्ट को ऐड करना होगा। कुछ बात समझ में आई क्या? अब देखो, हमने तीन चीजें पढ़ी अभी, रेगुलर डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस, expense which increase the life of the asset or efficiency of the asset beyond the originally assessed life, and major replacement और major inspection, major overall। तो ये major inspection कैपिटलाइज हो जाएगा, ये expenses to increase the efficiency of the asset कैपिटलाइज हो जाएगा। बट ये जब कभी भी आप कोई पार्ट रिप्लेस करते हो, पुरानी वाली कोई इंस्पेक्शन की वैल्यू आपको निकालना है, पुराने वाले पार्ट का वैल्यू आपको माइनस करना है। देखो यहाँ पे WDV ऑफ द ओल्ड पार्ट माइनस करना है एंड कॉस्ट ऑफ द न्यू पार्ट ऐड करना है ना, तभी न्यू पार्ट कैपिटलाइज होगा। पता चला आप असेट में नया पार्ट लगा रहे हो, नए पार्ट की वैल्यू तो ऐड कर दी, पर भैया जो पुराना पार्ट रिमूव कर रहे हो, उस पुराने पार्ट का जो बुक वैल्यू बचा हुआ है उस असेट की वैल्यू में, उसे भी माइनस करना होगा ना। तो आसान भाषा में नए पार्ट जब आप असेट में ऐड करते हो तो नए पार्ट की कॉस्ट ऐड करोगे, तो जो पार्ट रिमूव कर रहे हो उसकी कैरिंग अमाउंट लेस करोगे, उसकी WDV लेस करोगे। यहाँ पे इफिशियंसी बढ़ रही तो जो भी कॉस्ट लग रहे वो सारी कॉस्ट कैपिटलाइज कर दो। असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, ऐड कर दो। और रेगुलर डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, रेगुलर डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस, बरोबर है, तो वो सब एक्सपेंस आउट कर दो। डायरेक्टली आ जाओ क्विज टाइम। चलो अब जवाब देना है सभी ने, आंसर नहीं दिखने दूंगा, जवाब दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एंड मुझे जवाब दो। पढ़ो। क्या पूछा है? What happens if the cost of the previous part or inspection was not identified
इन द ट्रांजेक्शन इन विच द आइटम्स वॉज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। भाई साहब क्या सवाल पूछा मालूम है क्या, कि अगर असेट में हम लोग कोई नया पार्ट लगा रहे हैं, तो हमने अभी अभी पढ़ा नया पार्ट लगा रहे तो नए पार्ट की कॉस्ट को हम लोग ऐड करेंगे, नए पार्ट की कॉस्ट को ऐड करेंगे और पुराने वाले पार्ट का WDV हमें लेस करना होगा, या पुराना जो इंस्पेक्शन किया उसका बचा हुआ WDV हमें लेस करना होगा। इन्होंने सवाल पूछा कि क्या हो अगर पुराना वाला जो पार्ट है या पुराना इंस्पेक्शन का WDV आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहा है। नहीं भैया नहीं चलेगा, तुम गद्दारी कर रहे हो। पुराना वाला पार्ट का या इंस्पेक्शन का WDV आइडेंटिफाई हो ना हो, इररिस्पेक्टिव आपको डी रिकॉग्नाइज तो करना ही होगा। डी रिकॉग्निशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑकर्स रिगार्डलेस of whether the cost of previous part or inspection was identified or not in the transaction in which the item was acquired or constructed। आपको कहीं तो किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलवा करके उसका अलग से वैल्यूएशन करके पुराना पार्ट जो आप रिमूव कर रहे हो उसका जो भी कैरिंग अमाउंट है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो किसी से वैल्यू करवा के लो, बट वो कैरिंग अमाउंट तो निकालना होगा, डी रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा। रिगार्डलेस, irrespective of whether you got the value of that previous part or inspection or not। ये था क्वेश्चन नंबर 8। सो डी रिकॉग्निशन तो करना होगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट और इंस्पेक्शन इज आइडेंटिफाइड और नॉट। What will be your answer in the above question if it is not practicable for an enterprise to determine the carrying amount of the replaced part? It may use the cost of replacement or estimated cost of the future similar inspection as an indication of what the cost of the replaced part or existing inspection component was when the item was acquired। कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, जो नया पार्ट ला रहे हैं ना, वो नए पार्ट की वैल्यू इतनी ही वैल्यू वो पुराने पार्ट की थी जब असेट अक्वायर किया था उस समय, और इतनी ही वैल्यू वो पुराने पार्ट की थी जितनी वैल्यू नए पार्ट की है, उतनी ही वैल्यू पुराने पार्ट की थी। और वो पुराना पार्ट हमने आज तक यूज़ किया तो उसका डिप्रिसिएशन माइनस कर करके जो कैरिंग अमाउंट आएगा उतना ही कैरिंग अमाउंट हम लोग अज्यूम करके रिमूव कर देंगे। सवाल ये बोला है कि पुराने वाले पार्ट का कैरिंग अमाउंट निकालना अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा अज्यूम करेंगे जो हमने आज नया पार्ट लाया उस नए पार्ट की वैल्यू कितनी है, वो ही वैल्यू उस पुराने पार्ट की रही होगी जिस दिन हमने असेट अक्वायर किया होगा। तो वहां से लेके आज तक उसकी वैल्यू से डिप्रिसिएशन माइनस कर करके जिस दिन रिप्लेस किया उस दिन उसका जो WDV आएगा उतना WDV हम लोग लेस कर देंगे। अरे ये बात समझ में आई क्या? मान लो एक मैंने असेट अक्वायर किया, इस असेट के अंदर में एक छोटू सा पार्ट है, ये पार्ट मुझे रिप्लेस करना है और इसकी जगह पे नया पार्ट लगाना है, और ये पार्ट मुझे रिप्लेस करना है, बाहर निकालना है पुराना वाला पार्ट, और इसकी जगह पे मैं नया पार्ट लगा दिया ये एसेट के अंदर में। अब ये जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे, नए पार्ट की वैल्यू कितनी थी आज ये 100, और ये एसेट कितने साल से यूज़ हो रही है 5 साल से। तो मैं एक काम करूँगा कि इस पार्ट की भी वैल्यू 100 ही थी जिस दिन एसेट खरीदा, और तब से लेके डिप्रिसिएशन 1, डिप्रिसिएशन 2, 3, 4, 5, 5 साल तक का इसका डिप्रिसिएशन है, मान लो 80 आपको समझाने के लिए। तो बोलो कैरिंग अमाउंट और WDV कितना बचा इसका 20। तो ये जो पुराना पार्ट है ना इसका कैरिंग अमाउंट और WDV कितना अज्यूम करेंगे 20, और ये इतना 20 लेस कर देंगे, इतना जो 20 है ना ये हम लोग क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? डन? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज़ एक बार पूछो। पुराने पार्ट का वैल्यू नहीं पता, नए पार्ट के वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, एन एंटरप्राइज शुड चूज इधर कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। लिखना है क्या रे? लिखना है?
लिखो पट्ट पट्ट। तुमको भी ब्रेक चाहिए ना साला बीच में, इसके लिए तुम जानबूझ के बोलते होंगे लिखना है सर। लिखा बेटा? डन। वेरी गुड। चलो आ जाओ बेटा, अब ध्यान देना अच्छे से। नाउ अब आपने असेट खरीद लिया, असेट के पार्ट भी रिप्लेस कर दिए। अब क्या चीज चल रही है? मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। ध्यान से सुनना, क्या बात चल रही है बेटा? मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। जैसे मैंने एक असेट खरीद लिया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने उस असेट को रिकॉर्ड भी कर लिया, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बरोबर है। जब मैं असेट खरीदता हूँ एट इनिशियल लेवल, तब मैं उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूँ? एट कॉस्ट। असेट अक्वायर करने के लिए मुझे जो भी उसकी कॉस्ट लगी, उस कॉस्ट पे मैं उसे क्या करूँगा? रिकॉग्नाइज कर लूँगा, बरोबर है ना? कुछ बात समझ में आ रही? वो कॉस्ट निकालने के अलग अलग तरीके भी हमने देखे। अगर असेट लेकर के बदले में कोई दूसरी असेट दिया तो कमर्शियल सब्सटेंस है नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस है तो कौन सी 3 स्टेप सीक्वेंस फॉलो करना है, नहीं है तो कैसे करना है। बट आफ्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज तो कर लिया, बुक्स में अकाउंटिंग कर लिया, अब उसके बाद होता क्या है? हर बैलेंस शीट डेट पे कंपनी में रीवैल्यू इट्स असेट, इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। तो असेट का वैल्यू किस पे रहेगा? या तो कॉस्ट पे, ऑब्वियसली कॉस्ट में से हर साल डिप्रिसिएशन माइनस होगा, हाँ, तो ये एक तरीका है। या फिर क्या होगा? हर बैलेंस शीट डेट पे आप असेट को क्या करो? रीवैल्यू करो। सर रीवैल्यू क्यों करते हैं? असेट को फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं। हर बैलेंस शीट डेट पे असेट से पूछो, हे असेट बता तेरी वैल्यू कितनी है? ये असेट बोलेगी मेरी आज की फेयर वैल्यू इतनी इतनी है, तो चल आजा तू फेयर वैल्यू पे लिखेंगे अब हम तुझे। ये फेयर वैल्यू पे असेट को क्यों लेके आते हैं? ये रीवैल्यू असेट को करते हैं टू ब्रिंग दैट, टू ब्रिंग दैट, टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स फेयर वैल्यू। इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन करते रहते हैं। और ये रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? असेट को फेयर वैल्यू पे क्यों लाते हैं? रिवैल्यूएशन के जरिए असेट को फेयर वैल्यू पे क्यों लाते हैं? रिवैल्यूएशन के जरिए असेट को फेयर वैल्यू पे क्यों लाते हैं? फॉर ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। आपने बचपन में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के समय रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स किया था कि नहीं किया था? यस और नो? क्लियर है? ताकि नया पार्टनर जो फर्म में आ रहा है उसको हम लोग फर्म के अंदर एडमिशन लेने के पहले उससे जो कैपिटल लेंगे, कैपिटल निकालते समय एसेट्स माइनस लायबिलिटी लेंगे, तो वो जो एसेट्स है उस एसेट्स के अंदर में हम लोग एसेट्स की वैल्यू पुरानी नहीं लेंगे,
बैलेंस शीट में कोई तो लैंड दिख रही थी 10,000 की, जिसकी आज की वैल्यू 1 करोड़ है, तो नए पार्टनर को एडमिशन देने के पहले हम लोग 1 करोड़ के हिसाब से देंगे या 10,000 के हिसाब से? ऑब्वियसली 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ इज द फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ दैट लैंड. So there are various circumstances where an entity needs to revalue the assets, where an entity needs to revalue the assets. So हम लोगों को assets का revaluation करना पड़ता है. तो एक कॉस्ट मॉडल है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल है. समझना जरा. बेसिकली ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग पॉलिसी है कि वो असेट को उसकी कॉस्ट माइनस हर साल का जो डेप्रिसिएशन है उस पे दिखाएगी कि वो रीवैल्यू करेगी और फिर दिखाएगी. इट इज़ बेसिकली एन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड शुड अप्लाई दैट पॉलिसी टू एन एंटायर क्लास ऑफ पीपी. आप सिलेक्टिव बेसिस पे पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते. कोई कंपनी अगर बोल रही है मेरे पास 10 पीपीई है, तो उसमें से 4 पीपीई के लिए मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो करूंगी, 6 पीपीई के लिए मैं रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करूंगी, नहीं चलेगा. जो भी पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो वो पॉलिसी आपने सारे क्लास ऑफ पीपीई के लिए अप्लाई करना है. सिलेक्टिव बेसिस पे आप नहीं कर सकते. क्लास ऑफ द पीपीई मतलब क्या होता है? अब आपका सवाल, सर सारे क्लास ऑफ पीपीई मतलब क्या? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग ये क्लास है, लैंड ये सेपरेट क्लास है, मशीनरी सेपरेट क्लास है, एयरक्राफ्ट, शिप्स, मोटर व्हीकल्स, फिर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, डीजल व्हीकल हो, पेट्रोल व्हीकल हो, 3 सीटर हो, 5 सीटर हो, 7 सीटर हो, 10 सीटर हो, 2 सीटर हो. समझ में आया क्या? ये एक सेपरेट क्लास है. देन फर्नीचर फिक्सचर, देन ऑफिस इक्विपमेंट, बेरर प्लांट, ये सब क्लास है, सेपरेट सेपरेट क्लास. तो आपने जो भी मॉडल अप्लाई करोगे वो सारे क्लास के लिए रहेगा. सिर्फ आप देख रहे हो कि आपका फायदा इसके वैल्यूएशन में है तो मैं ये करूँगा, इन सब का मैं रीवैल्यू मॉडल के हिसाब से नहीं, इसका रीवैल्यू मॉडल और इन सब का कॉस्ट मॉडल नहीं चलेगा. या तो सबका रीवैल्यूएशन मॉडल या तो सबका कॉस्ट मॉडल, या तो सबका कॉस्ट या तो सबका रीवैल्यूएशन. कुछ बात समझ में? मुझे इस हिसाब से वैल्यू करना होगा. अब कॉस्ट मॉडल क्या कहता है और रीवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है, समझना पड़ेगा कि नहीं. कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन असेट एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी कैरीड एट कॉस्ट. देखो अभी बताया था, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इम्पेयरमेंट, लेस डेप्रिसिएशन लेस इम्पेयरमेंट लॉस. असेट इम्पेयर्ड होती है, असेट की मार्केट वैल्यू उसके बुक वैल्यू से अगर काफ़ी कम हो गई तो ऐसा बोला जाता है कि असेट इम्पेयर्ड हो गई. इम्पेयरमेंट ये देखेंगे S28 में, यहाँ अभी देखने की ज़रूरत नहीं है. तो कॉस्ट मॉडल कहता है कि असेट की वैल्यू किस पे दिखाएंगे? असेट को हम लोग बुक्स में दिखाएंगे एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी. इम्पेयरमेंट लॉस आएगा S28 में, इफ एनी अगर है तो. डिप्रिसिएशन तो कंपलसरी रहेगा बिकॉज ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है, बचपन में पढ़ाया था, बरोबर है. ये हो गया कॉस्ट मॉडल. रीवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसेट एन आइटम ऑफ पीपी whose फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो ही रिवैल्यूएशन करना. पता चला किसी पीपी का फेयर वैल्यू मेजर ही नहीं कर सकते तो उसका रिवैल्यूएशन होगा क्या? पता चला किसी पीपी का फेयर वैल्यू मेजर ही नहीं कर सकते तो उसका रिवैल्यूएशन होगा क्या बच्चों? नो, उसका रिवैल्यूएशन ही नहीं होगा. पता चला किसी पीपीई का फेयर वैल्यू ही मेजर नहीं कर सकते तो उसका रिवैल्यूएशन होने वाला है क्या? नो, उसका रिवैल्यूएशन नहीं होगा. आगे, अब फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. मान लो एक ये फेयर वैल्यू आई 1000 लेस एनी सब्सिक्वेंट. अब असेट की पुरानी वाली वैल्यू थी 80, नई वाली वैल्यू, असेट की पुरानी वैल्यू थी 800, नई वैल्यू आई 1000. बोलो कितने से असेट बढ़ गई? 200 से बढ़ गई ना. तो इस एडिशनल अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लेना होगा, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. उसके बाद लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस. अगर कोई असेट का वैल्यू कम हो गया तो माइनस करना है, असेट का वैल्यू बढ़ गया तो प्लस करना है.
और बढ़ी हुई अमाउंट पे डिप्रिसिएशन माइनस करना है, इज इक्वल टू क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट। डोंट वरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आने वाली ये सारी चीजें, इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। देन रीवैल्यूएशन ऑफ फॉर एंटायर क्लास ऑफ पीपीई, देखो यहाँ पे वही लिखा है, सेपरेट नहीं चलेगा सभी के लिए। इफ एन आइटम ऑफ द पीपी इज रीवैल्यूड, एंटायर क्लास ऑफ द पीपी टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड 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 बी रीवैल्यूड। रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर के लिए। सिलेक्टिव बेसिस पे रिवैल्यूएशन नहीं चलेगा, कोई एक क्लास का मैं कर लूंगा दूसरे क्लास का नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। सिलेक्टिव बेसिस पे रिवैल्यूएशन नॉट अलाउड। ये बात समझ में आई। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑन अ क्लास बाय क्लास बेसिस। चलो बोलो बेटा। Entity A is a large manufacturing group. It owns a number of industrial buildings, such as factories, such as warehouse, such as office building, and in several capital cities. Industrial buildings are located in industrial zone, whereas office buildings are in central business district of the cities. Entities A's management wants to apply the revaluation model as per AS 10 to the subsequent measurement of the office building, but continue to apply the historic cost for industrial building. स्टेट वेदर दिस एक्सेप्टेबल। भाई साहब बोलो, क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या? बोलो। उस क्लास की सारी एसेट, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ध्यान से सुनना बेटा, आ जाओ आ जाओ बेटा, प्लीज ध्यान देना। ओके, एक बच्ची बोल रही है क्योंकि फेयर वैल्यू पे नहीं है, एक बच्ची बोल रही है हिस्टोरिक कॉस्ट पे है। क्या है बेटा, फेयर वैल्यू पे नहीं है और क्या हिस्टोरिक कॉस्ट पे, थोड़ा सा डिटेल में लिखो। बोलो बेटा, एनीबॉडी? थोड़ा सा डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो, टाइप करो वहाँ पे जो भी आप कहना चाह रहे हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आप रिवैल्यूएशन कैसे करोगे, पूरे के पूरे क्लास का एक साथ। सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स नॉट पॉसिबल। पूरे के पूरे क्लास के पीपी का रिवैल्यूएशन होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट नॉट पॉसिबल। पूरे क्लास का एक साथ करना होगा, यस और नो? जैसे ध्यान से सुनना, इस क्लास में जो आती है, इस क्लास में 4 बिल्डिंग आ रही है, इन चारों का एक साथ रिवैल्यूएशन करो। इस क्लास में 5 बिल्डिंग आती है, सॉरी 5 लैंड आती है, आप बोलोगे मैं 3 का रिवैल्यूएशन करूंगा 2 का नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे क्लास का एक साथ करना होगा। समझ में आ रही क्या बात सभी को? उस क्लास में जो एसेट्स है, उन एसेट का सिलेक्टिव बेसिस पे रिवैल्यूएशन नहीं चलेगा। अब तुम बताओ, क्या यहाँ पे क्लास हो रहा है क्या? यस। फैक्ट्री ये एक अलग क्लास है, इसका नेचर अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका वर्क अलग है। ऑफिस बिल्डिंग ये अलग क्लास है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ये एक अलग क्लास है। तो यस, कंपनी कैन डन,
कंपनी कैन परफॉर्म, यस। एक बच्ची बोल रही रिवैल्यूएशन के लिए फेयर वैल्यू चाहिए। अरे भैया यहाँ पे बस आपसे ये पूछा है रिवैल्यूएशन कर सकते कि नहीं कर सकते, समझ में आया क्या? हाँ रिवैल्यूएशन कर सकते हैं अगर आपको फेयर वैल्यू पता है तो। समझ में आया क्या? इसकी कितनी क्लास ऑफ बिल्डिंग है बताओ, कितनी क्लास है इसके पास? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बहुत सारी, सच एज फैक्ट्री, सच एज फेयर हाउस, सच एज वेयर हाउस, सच एज ऑफिस बिल्डिंग। ये 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। और मैनेजमेंट चाहती है जो ऑफिस बिल्डिंग है ना, इसका रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, सारे ऑफिस बिल्डिंग्स का। सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं कर रहे वो, ऑफिस बिल्डिंग के क्लास में जितनी भी ऑफिस बिल्डिंग है सबका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, बरोबर है। और बचे हुए दोनों का हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे ही रख रहे हैं, इन दोनों का हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे रख रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, क्या तकलीफ है? अभी तो पढ़ा था एंटायर क्लास, सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन ऑफ असेट नॉट पॉसिबल, अवॉइड करो। करना है तो पूरे क्लास का एक साथ करो, एंटायर क्लास का रिवैल्यूएशन आपको एक साथ करना होगा। सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन आप नहीं कर सकते। मेरे बच्चे अभी समझ में आया? अभी क्लियर हुआ बोल रहे? कैन अप्लाई, क्योंकि उनका नेचर लोकेशन अलग है। सो परमिट्स द असेट टू बी रिवैल्यूड ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन ये हम लोग देखेंगे टुमारो। डन। कितना है हमारे पास स्टैंडर्ड अभी देख लो तो। ओ वाओ, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, डिप्रिसिएशन, आगे डिप्रिसिएशन भी है बच्चों, बहुत बढ़िया। मतलब बचपन के 2 टॉपिक है आपके पूरे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। डिस्क्लोजर आ गया मतलब स्टैंडर्ड खत्म। और कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे हम लोग इसके। बहुत बड़ा है भैया, कर लेंगे, घबराना नहीं। बाकी स्टैंडर्ड छोटे छोटे हैं, यही बड़ा है बेटा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।